ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा का ये है सोशल मीडिया कार्यक्रम। स्वीकार कीजिए नीलम मलकानिया का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत आप सभी का। हमेशा की तरह इस एपिसोड में भी हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ संदेश, कुछ जानकारियां। बने रहिएगा हमारे साथ। आइए पहले सुनते हैं वार्ता। यथार्थवादी कहानीकार मुंशी प्रेमचंद, वार्ताकार हैं महेश दर्पण। प्रेमचंद को यदि हिंदी उर्दू में अलग अलग न देखा जाए तो सच यह है कि भले ही उनकी पहली कहानी ज़माना में 1907 में प्रकाशित हुई, संसार का सबसे अनमोल रत्न उर्दू में, किंतु उपन्यास लेखन वह इससे 6 वर्ष पहले ही कर चुके थे। 1907 से जब वह कहानी के क्षेत्र में आए तो उसे उन्होंने गल्प लेखन कहा। उनकी पहली हिंदी कहानी 1915 में प्रकाशित हुई। सच पूछें तो प्रेमचंद का लेखन भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का आईना ही है, इसीलिए उन्हें यथार्थवादी कहानीकार कहना एकदम सही है। प्रारंभ में वह जो गल्प लिख रहे थे उस समय भी उनकी दृष्टि एकदम साफ थी। यदि आप गल्प रत्न के सन 1929 में प्रकाशित प्रथम संस्करण की प्रस्तावना देखें तो यह साफ सोच इस तरह से उजागर होती है। कला का रहस्य है कृत्रिमता, पर वह कृत्रिमता जिस पर यथार्थ का आवरण पड़ा हो। कलाविद अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए कुछ तोड़ मरोड़ करता है, कुछ घटाता है, कुछ बढ़ाता है, कुछ छिपाता है, कुछ खोलता है, तब उसका मनोरथ सिद्ध होता है। यथार्थ के इस आवरण को तरीके से समझने की जरूरत है। इसके लिए कथाकार प्रेमचंद की कला की समझ को स्पर्श करना होगा। बनारस में रहते हुए उन्होंने अगस्त 1933 को अपनी सर्वश्रेष्ठ कहानियों की भूमिका लिखी थी। इसमें उन्होंने अपनी कला की समझ को सहजता से खोला है। कला में मानवीय आत्मा की वह चेष्टा है जो उसके मन में अपने आप को पूर्ण देखने की होती है। अभिव्यक्ति मानव हृदय का स्वाभाविक गुण है। मनुष्य जिस समाज में रहता है उसमें मिलकर रहता है। जिन मनोभावों से वह अपने मेल के क्षेत्र को बढ़ा सकता है, अर्थात जीवन के अनंत प्रवाह में सम्मिलित हो सकता है, वही सत्य है। जो वस्तुएं मनोभावों के इस प्रवाह में बाधक होती हैं वे सर्वथा अस्वाभाविक हैं, पर ये यथार्थ, अहंकार, ईर्ष्या की बाधाएं न होती तो हमारी आत्मा के विकास को शक्ति कहाँ से मिलती। शक्ति तो संघर्ष में है। हमारा मन इन बाधाओं को परास्त करके अपने स्वाभाविक कर्म को प्राप्त करने की सदैव चेष्टा करता रहता है। इसी संघर्ष से साहित्य की उत्पत्ति होती है। यही साहित्य की उपयोगिता भी है। अब लोग यह भी स्वीकार करने लगे हैं कि कहानी कोरी गल्प नहीं, उसे मिथ्या समझना भूल है। गल्पकार अपनी रचनाओं को जिस सांचे में चाहे ढाल सकता है। यहाँ मिथ्या समझना भूल है और जीवन सत्य के संकेत का अर्थ यथार्थ से सीधा जुड़ता है। इस संकेत के साथ जरा याद कीजिए शतरंज के खिलाड़ी। शतरंज में रमे रईसों को देख कहानी कहती है, अब खैरियत नहीं। जब हमारे रईसों का यह हाल है तो मुल्क का खुदा ही हाफिज है। यह बादशाहत शतरंज के हाथों तबाह होगी। कथाकार ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि राज्य में हाहाकार मचा हुआ था। प्रजा दिन दहाड़े लूटी जाती थी। कोई फरियाद सुनने वाला न था। देहातों की सारी दौलत लखनऊ खींची चली आती थी और वह वेश्याओं में, भाड़ों में और विलासिता के अन्य अंगों की पूर्ति में उड़ जाती थी। अंग्रेज कंपनी का ऋण दिनों दिन बढ़ता जाता था। देश में सुव्यवस्था न होने के कारण वार्षिक कर भी वसूल न होता था। रेजिडेंट बार बार चेतावनी देता था, पर यहाँ तो लोग विलासिता के नशे में चूर थे। किसी के कानों पर जूं न रेंगती थी। उस समय और परिवेश का ऐसा यथार्थ चित्रण प्रेमचंद ही कर सकते थे। ऐसे माहौल में मीर साहब और मिर्जा जी का आचरण कथाकार की आशंकाओं को सच साबित करता है। इस कहानी के अंत में जो यथार्थ सामने है वह रुला देने वाला है। अपने बादशाह के लिए जिनकी आंखों से एक बूंद आंसू न निकला, उन्हीं दोनों प्राणियों ने शतरंज के वजीर की रक्षा में प्राण दे दिए। प्रेमचंद के यथार्थवाद को यह कहानी बड़े परिप्रेक्ष्य में सामने रखती है। बड़ी बात यह है कि यथार्थवाद के विकृत और लोकप्रिय अर्थ को प्रेमचंद कतई पसंद नहीं करते थे। हंस में सन 1935 में प्रकाशित एक लेख साहित्य की नई प्रवृत्ति में वह कहते हैं, जब एक लेखक
देखता है कि अमुक की रचना नग्नता और निर्लज्जता के कारण धड़ाधड़ बिक रही है, तो वह कलम हाथ में लेकर बैठता है और उससे भी 10 कदम आगे जा पहुंचता है। और इन पुस्तकों की समाज में खूब आलोचनाएं होती हैं। उनकी निर्भीक सत्यवादिता के ढोल पीटे जाते हैं। इस प्रवृत्ति को यथार्थवाद का नाम दे दिया जाता है और यथार्थवाद की आड़ में आप व्यभिचार की, निर्लज्जता की चाहे जितनी मीमांसा कीजिए, कोई नहीं बोल सकता। मगर क्या यथार्थवाद अपने क्षेत्र में समाज और व्यक्ति की पवित्र साधनाओं को नहीं ले सकती? एक विधवा के पतित जीवन की अपेक्षा क्या उसके सेवामय तपोमय जीवन का चित्रण ज़्यादा मंगलकारी नहीं है? क्या साधु प्रवृत्ति के मनुष्यों का यथार्थ जीवन हमारे दिलों पर कोई असर नहीं करता? साहित्य में असुंदर का प्रवेश केवल इसलिए होना चाहिए कि सुंदर को और भी सुंदर बनाया जा सके। अंधकार की अपेक्षा प्रकाश ही संसार के लिए ज़्यादा कल्याणकारी सिद्ध हुआ है। प्रेमचंद को इसीलिए अनेक समय के आलोचकों ने आदर्शोन्मुख यथार्थवाद का लेखक स्वीकार किया है। एक ओर वह 1.25 सेर गेहूं लिखते हैं तो दूसरी ओर गमी। आप जरा 1.25 सेर गेहूं का कारुणिक अंत तो देखिए, जिसके बाद कथाकार लिखता है, पाठक इस वृतांत को कपोल कल्पित न समझिए, यह सत्य घटना है। ऐसे शंकरों और ऐसे विप्रों से दुनिया खाली नहीं है। यहाँ जीवन के कटु संघर्ष का यथार्थ चित्रण सामने है। गमी प्रेमचंद की बहुत छोटी रचना है, किंतु नियोजित परिवार की ज़रूरत को समझते हुए सन 1929 में ही वह ऐसी ज़रूरी कहानी लिख गए। अपने समाज के यथार्थ की परख कराने वाली यह महत्वपूर्ण रचना साफ तौर पर समझाती है कि यदि परिवार बड़ा हो जाएगा तो आपका आनंद बचा न रहेगा। एक यथार्थवादी कहानीकार मनोरंजन भर के लिए नहीं लिखता। प्रेमचंद इस तथ्य से पूरी तरह परिचित थे। यदि हम उनके 10 अप्रैल 1936 को दिए भाषण को गौर से देखें तो यथार्थ को पकड़ने की उनकी लगन और कसौटी स्पष्ट हो जाएगी। इसका एक अंश है, हमारी कसौटी पर वही साहित्य खरा उतरेगा जिसमें उच्च चिंतन हो, स्वाधीनता का भाव हो, सौंदर्य का सार हो, सृजन की आत्मा हो, जीवन की सच्चाइयों का प्रकाश हो, जो हम में गति, संघर्ष और बेचैनी पैदा करे, सुलाए नहीं, क्योंकि अब और ज़्यादा सोना मृत्यु का लक्षण है। जगाने का काम करने की यही नीयत क्रमशः प्रेमचंद को एक बड़ा यथार्थवादी कथाकार बनाती चली गई। आप जरा याद कीजिए, पंच परमेश्वर, रामलीला, बूढ़ी काकी, जुलूस, मंत्र, 1.25 सेर गेहूं, पूस की रात, नशा और कफन आदि तक की उनकी कथा यात्रा। अपने गहरे सामाजिक सरोकारों को लिए वह साहित्य की सामाजिक सार्थकता का बल देते हुए एक महान यथार्थवादी कहानीकार बनते चले गए। इस दिशा में आज भी हम उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। यथार्थवादी कहानीकार मुंशी प्रेमचंद। अभी आप महेश दर्पण से ये वार्ता सुन रहे थे। ऑल इंडिया रेडियो की ये हिंदी सेवा है। अब आप मुनीश शर्मा से समाचार सुनिए। कोविड-19 की मौजूदा स्थिति की समीक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे: महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब और दिल्ली। भारत और चीन के उच्च सैन्य अधिकारियों की बैठक का छठा चक्र संपन्न हो गया। एक संयुक्त वक्तव्य में कहा गया है कि दोनों पक्ष आम सहमति वाली बातों को फौरन लागू करने को तैयार हैं। ये बातें हैं, धरातल पर आपसी संवाद के लिए संचार मजबूत किया जाए, गलतफहमी से बचा जाए, अग्रिम मोर्चे पर और अधिक सैनिक न भेजे जाएं, एक तरफा तौर पर ज़मीनी स्थिति को बदलने से बचा जाए और ऐसी कोई भी कार्रवाई न की जाए जिससे बात बिगड़ने का अंदेशा हो। भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने अभ्यास नामक उपकरण का सफल परीक्षण पूरा किया। ये एक तीव्रगामी लक्ष्य होता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। इसे मिसाइलों की मौजूदा अचूक क्षमता को परखने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आईआईटी गुवाहाटी के दीक्षांत समारोह के अवसर पर अपने ऑनलाइन संदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
पूर्वोत्तर भारत को देश की सक्रिय पूर्वोन्मुखी नीति का केंद्र कहा है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि नई शिक्षा नीति शिक्षा क्षेत्र को और खोलेगी। इसके तहत विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में आने का अवसर मिलेगा, जिससे यहाँ के विश्वविद्यालय उनके साथ मिलकर अनुसंधान कर सकेंगे। नई शिक्षा नीति आपसी आदान प्रदान को भी बढ़ावा देगी। ये समाचार आप ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा से सुन रहे हैं। भारतीय नौसेना और ऑस्ट्रेलिया की शाही नौसेना पूर्वी हिंद महासागर से गुजरने का अभ्यास कर रहे हैं। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना की ओर से सह्याद्री और कारमुक भाग ले रहे हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया की ओर से HMAS होबार्ट। इस अभ्यास का मकसद एक दूसरे के साथ सहयोग और समझ को बढ़ावा देना है। भारत में अभी तक 45,87,613 लोग कोविड-19 से मुक्त हो चुके हैं। ये दुनिया में लोगों के ठीक होने की सबसे बड़ी संख्या है। पिछले 24 घंटे में 89,746 लोग ठीक हुए हैं। संक्रमण मुक्ति की दर 81.25% है। पिछले 24 घंटे में कोविड-19 की जांच के लिए 9,53,683 परीक्षण किए गए। अभी तक कुल 6.6 करोड़ परीक्षण किए जा चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें अधिवेशन को संबोधित करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र को चाहिए कि कोविड-19 महामारी के प्रसार के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराए। यमन के लिए संयुक्त राष्ट्र सहायता कोष में सऊदी अरब ने $200 मिलियन से अधिक का योगदान करने की घोषणा की है और इस कोष से यमन के लोगों को मानवीय सहायता मिलेगी। संघर्षरत अफगानिस्तान में हुए एक खूनी टकराव में अफगान सेना के कम से कम 57 और तालिबान के करीब 80 लोग मारे गए हैं। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। परशुराम पर श्री राम का वास्तविक स्वरूप प्रकट होने के साथ ही राजा जनक का धनुष यज्ञ पूर्ण रूप से संपन्न हो गया। मिथिलेश को अपने सम्मुख नतमस्तक देख मुनिवर विश्वामित्र बोले, हे राजन, यूं तो विवाह धनुष के अधीन था, जो उसके टूटते ही संपन्न हो गया। फिर भी ब्राह्मणों, कुलगुरु तथा अन्य आदरणीय जनों से पूछकर जो भी आपके कुल की रीतियां हों उन्हें पूरा कीजिए। अयोध्या दूत भेजकर राजा दशरथ को ये शुभ संवाद दीजिए ताकि उनके आगमन पर ये मंगल कार्य विधिपूर्वक पूरा हो सके। दूत अयोध्या को चले और इधर राजा जनक ने सगे संबंधियों तथा राज कर्मचारियों को पूरी नगरी, बाजार, राजमार्गों, भवनों, देवालयों को सजाने के आदेश दिए। मंडप बनाने वाले कुशल कारीगरों को बुला भेजा गया, जिन्होंने हरित मणियों के पत्तों तथा फूलों और पद्मराग माणिकों के फलों से ऐसा मंडप बनाया जिसकी शोभा देख ब्रह्मा भी अपनी रचना भूल गए। भांति भांति के माणिक मोतियों, बहुमूल्य रत्नों तथा अन्य उपकरणों से नगर की सजावट होने लगी। जिस मंडप में जनक नंदिनी दुल्हन और रूप और गुणों के भंडार श्री राम दुल्हा होंगे, वो मंडप त्रिलोक में अनूठा होना ही चाहिए। तदपि जाय तुम करहु अब, जथा बंस व्यवहारु। बूझि विप्र
कुल वृद्ध गुर वेद विदित आचार। दूत अवधपुर पठवहु जाई, आनहि नृप दशरथ ही बोलाई। मुदित राउ कही भले ही कृपाला, पठए दूत बोली तेहि काला। बहुरी महाजन सकल बुलाए, आई सबन्हि सादर सिरनाए। हाट बाट मंदिर सुरबासा, नगरु संवारहु चारिहु पासा। हर्षि चले निज निज गृह आए, पुनि परिचारक बोली पठाए। रचहु विचित्र बितान बनाई, सिर धरि बचन चले सचुपाई। पठए बोली गुनी तिन्ह नाना, जे बितान विधि कुशल सुजाना। विधि ही बंदी तिन्ह कीन्ह आरंभा, बिरचे कनक कदली के खंभा। हरित महीन के पत्र फल, पदुम राग के फूल। रचना देखी विचित्र अति, मनु बिरंची कर भूल। वेणु हरित मणिमय सब कीन्हे, सरल सपर्ब परहि नहीं चीन्हे। कनक कलित अहि बेली बनाई, लखी नहीं परई सपरन सुहाई। तेहि के रचि पछी बंध बनाए, बिच बिच मुकुता दाम सुहाए। मानिक मरकत कुलिस पिरोजा, चीरी कोरी पछी रचे सरोजा। किए भृंग बहुरंग विहंगा, कुंजहि कुंजहि पवन प्रसंगा। सुर प्रतिमा खंभन गढ़ी काढ़ी, मंगल द्रव्य लिए सब ठाड़ी। चौके भांति अनेक पुराई, सिंधुर मणिमय सहज सुहाई। सौरभ पल्लव सुभग सुठी, किए नीलमणि कोरी। हेम बार मरकत घवरी, लसत पाटमय डोरी। रचे रुचि
सुर बर बंद निवारे, मनहु मनोभव फंद सवारे। मंगल कलश अनेक बनाए, ध्वज पताक पट चमर सुहाए। दीप मनोहर मणिमय नाना, जाई न बरनि विचित्र बिताना। जेहि मंडप दुलहिनी बैदेही, सोबर ने असीमति कवि केही। दूलहु राम रूप गुण सागर, सोबितानु तिहु लोक उजागर। जनक भवन कै शोभा जैसी, गृह गृह प्रतिपुर देखिय तैसी। जेहि तरहुति तेहि समय निहारी, तेहि लघु लगहि भुवन दस चारी। जो संपदा नीच गृह सोहा, सो बिलोकि सुर नायक मोहा। सामयिक वार्ता। विषय संयुक्त राष्ट्र की 75वीं वर्षगांठ के ऐतिहासिक सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन। आलेख संयुक्त राष्ट्र में भारत के भूतपूर्व स्थायी प्रतिनिधि रहे राजदूत अशोक कुमार मुकेरजी का। वाचन स्वर नीलम मलकानिया का। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में हुए सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व नेताओं के साथ शामिल हुए। कोविड-19 महामारी के मौजूदा संकट के बावजूद विश्व नेता कई चुनौतियों का सामना करते हुए इंटरनेट के माध्यम से एकत्रित हुए, जिससे एक अनोखे बहुपक्षीय संस्थान संयुक्त राष्ट्र के चिरस्थायी होने का पता चलता है। संयुक्त राष्ट्र और इसकी विशेष इकाइयों के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की स्थापना दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति पर विजयी संगठित शक्तियों द्वारा की गई थी। 75 साल पहले भारत ने 25 लाख स्वैच्छिक बलों का योगदान किया था। किसी भी संगठित सेना द्वारा किया गया ये सबसे बड़ा और विशेष योगदान था, जिसने संयुक्त राष्ट्र के निर्माण में भारतीय सहभागिता में बड़ी भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री ने 1945 में सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में भारत की मौजूदगी को याद किया, जब जून 1945 में भारत ने एक संस्थापक के रूप में संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। उन्होंने कहा कि युद्ध की भयावहता के बाद एक नई आशा निकली थी, जिसने पूरी दुनिया के लिए एक संस्थान की नींव रखी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने उन सभी के प्रति सम्मान व्यक्त किया जिन्होंने शांति और विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र ध्वज तले काम किया। प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन में संयुक्त राष्ट्र में भारत की सक्रियता की एक रूपरेखा प्रस्तुत की गई, जिसने संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के प्रावधानों का महत्व रेखांकित किया और जिसकी वजह से लोकतांत्रिक अंतर्राष्ट्रीय संबंध विकसित हुए। औपनिवेशिक राज से भारत की आज़ादी से उपनिवेशवाद के खात्मे में संयुक्त राष्ट्र को प्रबलता मिली और कई पूर्व उपनिवेश रहे तथा नए नए स्वतंत्र हुए देश समान और संप्रभु राष्ट्रों के रूप में संयुक्त राष्ट्र महासभा में शामिल हुए। उन्होंने एक देश एक मत के लोकतांत्रिक सिद्धांतों के आधार पर महासभा के फैसलों में हिस्सा भी लिया।
प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने शांति, सुरक्षा और विकास की समेकित धारणा को आगे बढ़ाया है। भारत संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में सबसे ज्यादा योगदान करता रहा है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र का वास्तविक अभियान अभी अधूरा है। जीवन के सभी आयामों तथा अहिंसक टकरावों का उचित सम्मान करते हुए संयुक्त राष्ट्र में सुधारों की भारत की अवधारणा एक समग्र गतिविधि है। सभी पक्षों को एक परिवार के रूप में देखने वाली वसुधैव कुटुंबकम की भारतीय सभ्यता की अवधारणा के चलते भारत ने न्याय संगत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के सिद्धांत को मजबूत करने की हमेशा ही कोशिश की है और संयुक्त राष्ट्र का मूल सिद्धांत भी यही है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि आज संयुक्त राष्ट्र की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि इसके प्रभाव का ईमानदारी से आकलन किया जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि चुनौतियों का प्रभावी तरीके से सामना करने के लिए संयुक्त राष्ट्र में व्यापक सुधारों की बहुत जरूरत है ताकि इसकी विश्वसनीयता और प्रासंगिकता बनी रहे। विश्व नेताओं द्वारा बैठक में दूरगामी घोषणाओं को स्वीकार किए जाने का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इसे अपनी परिकल्पना को पूरी करने के लिए प्रतिबद्धता की जरूरत है। इसमें संयुक्त राष्ट्र सुधारों के लिए प्रतिबद्धता भी शामिल है। संयुक्त राष्ट्र आज भरोसे के संकट का सामना कर रहा है। यह कहते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि हम वर्तमान चुनौतियों का सामना पुरानी संरचना से नहीं कर सकते। घोषणा पत्र में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बदलाव लाना और आर्थिक तथा सामाजिक परिषद को मजबूत करते हुए महासभा को प्रभावी बनाए रखना शामिल है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन जरूरी उपायों के बिना समेकित सतत विकास, जलवायु संबंधी योजनाएं, टकरावों के शांतिपूर्ण समाधान, असमानता दूर करने और डिजिटल तकनीक को बढ़ावा देने के लक्ष्य सार्थक नहीं हो पाएंगे। प्रधानमंत्री ने भारत की भावना को दोहराते हुए कहा कि स्थिर शांति और संपन्नता के लिए बहुपक्षीयता बहुत जरूरी है। आपस में जुड़ी मौजूदा दुनिया के लिए हमें बहुपक्षवाद की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मानव के कल्याण के लिए साझा चुनौतियों का प्रभावी रूप से सामना करने के लिए, सभी पक्षों को मजबूत करने के लिए और मौजूदा वास्तविकताओं को स्वीकार करने हेतु संयुक्त राष्ट्र की संरचना में सुधार बहुत जरूरी है। कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा esth.radiomail@gmail.com पर। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे। अब मुझे यानी नीलम मलकानिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार।